आज का एक भी सवाल आप सभी मिस मत करना, क्योंकि यही सवाल आपके परीक्षा में आपका नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? औद्योगिक विकास, कृषि सिंचाई, है ना, बैंकिंग और वित्त सुधार, गरीबी हटाओ। बताइए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस आपको बताना है किस क्षेत्र पर? तो आपके कृषि और सिंचाई पर। एग्जाम में पूछे तो क्या टिक लगा के आएंगे आप? कृषि और सिंचाई, ठीक है, जो कि आपकी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब डिटेल्स देखते हैं भाई, सारे ही प्रश्न डिटेल्स के साथ है, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से 1956 तक, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? आपके कृषि और सिंचाई क्षेत्र पर विकास करना, ताकि देश में खाद्यान्न संकट को क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। ये नोट कर लीजिएगा, फ्रूट आधारित प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है? कहाँ से होता है भाई? तो आपके धमतरी से, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं भाई, क्या है? महानदी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर के। इसका उद्गम स्थल जो है आपके धमतरी जिले में, कहाँ? धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत की पहाड़ियों से होता है, ठीक है, महानदी का। तो छत्तीसगढ़ में इसकी जो कुल लंबाई है 268 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 286 किलोमीटर है। और यह आगे जाकर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं भाई, है ना। ये डिटेल्स नोट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? अब बताना है भारत की सबसे लंबी नदी। बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोई बता सकता है क्या भाई? नर्मदा नदी है। कौन है? नर्मदा नदी है, जो कहाँ से? आपके पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। याद हो गया? अगर एग्जाम में पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, है ना, जो पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। नर्मदा नदी जो है मध्य भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है, जो विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच रिफ्ट घाटी से होकर की जब गुजरती है, ठीक है। आपका जो नर्मदा नदी है कहाँ से? जो विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वतमाला के बीच रिफ्ट से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भाग लगभग 50 से 55% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर मटासी मिट्टी भी कहा जाता है? बताइए, कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई आपके 50 से 55% क्षेत्रफल पर? बताइए, जिसे स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाल पीली, काली मिट्टी, लेटेराइट या लाल बलुआ मिट्टी? क्या होगा इसका आंसर? बताइए बताइए, क्या होगा? चलो देखते हैं, है ना, किसका आंसर सही होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत, यानी कि लीवर, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं भाई। यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है, जो पित्त का निर्माण करती है और पाचन में सहायता करती है, ठीक है। मानव शरीर जो यकृत है मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, और किसका निर्माण करती है? पित्त का। और क्या करती है? पाचन में सहायता करती है। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी, जिसे छत्तीसगढ़ में इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? रत्नदेव प्रथम, कमलराज, कोकल प्रथम या कलिंगराज? बताइए, कलचुरी वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो आपके कलिंगराज ने की थी, है ना, जिसे छत्तीसगढ़ में इस साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किन्हें? कलिंगराज को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं, नोट करिएगा, है ना। लगभग आपके 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी थी। किन्होंने? कलिंग राज ने। और किसको? तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किन्होंने? कलिंग राज ने। इसके बाद रतन देव ने जो है 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, कलिंग राज के बाद आपके आएंगे रतन देव प्रथम। ठीक है, इन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना की और वहाँ पे क्या किया? महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए यहाँ से कूटाधारी प्रश्न आपके बनेंगे, है ना, ये नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? बताइए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ, गंगा महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु झेलम या गोदावरी कृष्णा? बताइए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी है ना, जो कि आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नमक मैंग्रोव वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर का मुख्य निवास स्थान है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है, क्लास को पूरी तरह से देख रहे हो तो लाइक का बटन, किससे नाराज़ है भाई? एक लाइक तो कर दो, फिर अगला सवाल देखते हैं, है ना। लाइक कर दीजिएगा भाई। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना बताना है किस घटना के कारण? पूर्ण प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके कारण, या प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तना, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? बताइए क्या होगा? तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? 8वां प्रश्न। तो ये होता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तना के कारण, अपवर्तन के कारण होता है जी, सॉरी। तो तारों का टिमटिमाना जो है आपका प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। जब तारों का प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन जो है मुड़ना होता रहता है। हवा की परतें हमेशा गतिमान रहती हैं, जिससे आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश कभी तेज तो कभी धीमा महसूस होता है और तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए कौन सी मिट्टी? जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बताना है आपको कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं, नोट करिएगा आप सभी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सबसे बड़े हिस्से में लगभग 40% से अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। विशेषकर उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में यह बहुत उपजाऊ होती है ना। कौन? आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? लिख लो, एकदम IMP क्वेश्चन है आपका। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। ठीक है, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है ना। तो अभी आपसे पूछा है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, बताइए कौन है भाई? आपकी गोदावरी नदी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं डिटेल्स। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, है ना।
यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन? आपका गोदावरी नदी। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक, कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से, ये नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता ही होगा कि 7 होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है? बताइए, वह दर क्या कहलाती है भाई जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ऋण प्रदान करती है? क्या कहलाती है? आपका रेपो दर कहलाती है ना। क्या कहलाती है? वह दर क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अल्पकालिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर है जो केंद्रीय बैंक आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को कम समय के कर्ज पर लगाता है। इसके विपरीत जब बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उन्हें मिलने वाली ब्याज दर को रिसीव रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीव रेपो दर कहते हैं मिलने वाली ब्याज दर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो आपके समूह 18 में रखा गया है। क्यों रखा गया है, चलिए डिटेल्स में देखते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स नोट करिएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 में हीलियम है, आपके नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन जैसी अक्रिय गैस शामिल है। ठीक है, इनके बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होने के कारण ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अत्यंत निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इनका जो बाहरी कोश है पूरी तरह से भरे होने के कारण इनका जो रासायनिक रूप है वो क्या होता है? अत्यंत निष्क्रिय होता है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या योजना आयोग के सचिव? बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके भारत के प्रधानमंत्री, है ना, मोदी जी, वही है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए डिटेल्स देखते हैं। नीति आयोग जो कि योजना आयोग का क्या है? नया रूप है। ठीक है, योजना आयोग का क्या है? नया रूप है। कौन? आपका नीति आयोग। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के कौन? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारत में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भाई? ये खादर बांगर वाले जो क्वेश्चन है आपके हर बार एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। तो जो है जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। ठीक है, स्थानीय रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डिटेल्स। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। नदियों के बाढ़ के मैदानों से दूर स्थित पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं जो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, कूट आधारित प्रश्न यहाँ से बनते हैं जी आपके, है ना, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इससे कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं? कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके विपरीत नदियों के समीप वाले नए बाढ़ के मैदानी हिस्सों को खादर कहा जाता है जो क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक नदियों के बाढ़ के मैदान से दूर पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर, जो क्या होती है? कम उपजाऊ होती है, पुरानी वाली। ठीक है, जिसको बांगर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? कंकड़ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत जो नदी के समीप
जो है बाढ़ के मैदानी हिस्सों को क्या कहते हैं, खादर, नई मिट्टी को, है ना, जो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। बांगर जो है पुराने मिट्टी होते हैं और खादर जो है नए मिट्टी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशी तंतु जिसका उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट और संचार में किया जाता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जी, है ना। 16वां प्रश्न का आंसर आपको बताना है, क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, जो आपका प्रकाशी तंतु है जिसका उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट और संचार में किया जाता है, ठीक है, यह प्रकाश के जो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें प्रकाश की किरणें बिना ऊर्जा खोए एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार परिवर्तित होते रहती हैं, जिससे डेटा बहुत तेज गति से क्या करती है, यात्रा करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है, बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी IMP है आपके, बताइए। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है, तो आपके कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या पर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए डिटेल्स, किसी देश के राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला औसत मूल्य प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यह किसी देश के नागरिकों के औसत जीवन स्तर को दर्शाने का क्या है, एक प्रमुख सूचक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाय और कॉफ़ी की बागानी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, आपको बताना है। किसके लिए, चाय कॉफ़ी बागानी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है भाई। 19वां प्रश्न, तो आपकी लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए, चाय कॉफ़ी और बागानी खेती के लिए, ठीक है, खेती के लिए कौन सी मिट्टी, लैटेराइट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई क्या है। लैटेराइट मिट्टी भारी वर्षा और तीव्रता निश्चलन वाले क्षेत्रों में बनती है। यह मिट्टी क्या होती है, लैटेराइट अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें आयरन व एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है, किसमें, लैटेराइट मिट्टी में, है ना। पहाड़ी ढलानों पर यह मिट्टी चाय कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए क्या मानी जाती है, उत्तम। कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, है ना, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च बैंक संस्था कौन सी है, बताइए। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च बैंकिंग संस्था बताना है, कौन है, आपका नाबार्ड है जी, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। नाबार्ड बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना जो है आपके 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, ये नोट करिएगा। कूट आधारित प्रश्न, आपके कूट कथन आधारित प्रश्न यहीं से बनेंगे, ठीक है। यह देश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि और कुटीर उद्योग विकास के लिए शीर्ष पुनर्वित्तीय संस्था है। कौन, आपका नाबार्ड बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। कौन सा एसिड, कौन सा एसिड भाई, खट्टे फलों में तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। लैक्टिक अम्ल में कौन सा वो पाया जाता है, बताइए। क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल में, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। खट्टे फलों नींबू संतरा में तो आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नींबू, संतरा और मौसमी जैसे साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सोने यानी कि गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है जिसे अम्ल राजा भी कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सोने यानी कि गोल्ड को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है भाई, जिसे अम्ल राजा कहते हैं? किसे कहते हैं अम्ल राजा? एक्वारेजिया को। किसे कहते हैं? एक्वारेजिया को ही अम्ल राजा कहते हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं क्या है भाई। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। यह अत्यंत क्षारक होता है ना। और सोना, गोल्ड व प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने भीतर क्या करता है? घोलने की क्षमता रखता है। कौन? आपका एक्वारेजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए भाई, कर्क रेखा बताना है आपको। भारत के कितने राज्यों से? बताइए। 9 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 8 राज्य कौन कौन से हैं आपका? चलिए डिटेल्स में देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये नोट करिएगा। यहाँ से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा। ठीक है,